प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रामाणिक बुक्स से ही रीड करें। और ये प्रामाणिक किताबें जो होती हैं हमें सफलता के काफी नजदीक पहुंचा देती हैं। तो कौन सी बुक्स रीड करें? आज की क्लास हम ऐसी ही एक प्रामाणिक किताब में से बुक में से आप लोगों को बताएंगे कि नवपाषाण काल से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए, नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और जो राइटर्स हैं उनके नाम है कुंवर दिग्विजय सिंह एवं डॉक्टर अमिय बिंदु गुप्ता। इस बुक में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चर्चा करता है। देखो, नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल की बाद की अवस्था नवपाषाण काल है। इंग्लिश में इसको नियोलिथिक भी कहते हैं। प्रश्न बढ़ जाता है, नियोलिथिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो जॉन लुबाख जो है उन्होंने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रतिपादन किया, या नियोलिथिक शब्द जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया? जॉन लुबाख के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन लुबाख के द्वारा। सर जॉन लुबाख ने 1865 में एक बुक प्रकाशित की। उस बुक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाख ने नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल किया। नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल जॉन लुबाख ने कब किया? 1865 में। नियोलिथिक शब्द किसने दिया? जॉन लुबाख ने 1865 में। ठीक है, प्रथम प्रश्न आप लोगों ने रीड कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, दो शब्द मैंने लिख रखे हैं, एक तो गार्डन चाइल्ड्स व माइल्स बर्किट। गार्डन चाइल्ड्स व माइल्स बर्किट जो है, ये दो इतिहासकार जो हैं, इन्होंने नियोलिथिक जो या नवपाषाण काल जो था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। नवपाषाण काल की विशेषताओं या लक्षणों के बारे में बताने वाले इतिहासकारों की अपन बात करें तो कौन कौन से हैं? गार्डन चाइल्ड्स व माइल्स बर्किट। इन्होंने क्या क्या नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं बताई उनके बारे में आप लोगों को बता देता है कि नवपाषाण काल में क्या किया जाता था? कृषि कार्य किया जाता था। क्या किया जाता था? कृषि, यानी कि कृषि का प्रारंभ हो चुका था नवपाषाण काल में। दूसरी बात है, पशुपालन के साक्ष्य भी नवपाषाण काल से संबंधित है। तीसरी बात है, घर्षित औजार और पोलिशदार औजार जो है वह किसकी बात है? और मृद भांडों का प्रयोग जो है वह भी नवपाषाण काल की विशेषता है। ये लक्षण या विशेषताएं बताने वाले वैज्ञानिक हैं गार्डन चाइल्ड्स व माइल्स बर्किट। आगे बात समझ में, हम पढ़ रहे हैं कुंवर दिग्विजय सिंह को, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अमिय बिंदु गुप्ता की किताब से। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे ऐसी बुक्स में। अब देखिए, भारत में कहां कहां से नवपाषाण कालीन औजार या संस्कृति के साक्ष्य हमारे को मिले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले क्या लेंगे? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र रहते हैं, और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से अपने को कुछ नवपाषाण कालीन यानी कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य का मतलब नवपाषाण कालीन। ठीक है, किस काल से संबंधित मानी जाती है? कृषि नवपाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मेहरगढ़ जहां पर अपन कहते हैं, तो गेहूं जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से मिलते हैं। इसके गेहूं व जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से मिलते हैं। मेहरगढ़ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख उत्तर प्रदेश मेहरगढ़ जो है वह प्रसिद्ध या जिसको कहेंगे नवपाषाण कालीन स्थल है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मेहरगढ़। एक बार तो एसएससी में, रेलवे में, इनमें भी पूछा गया था। मेहरगढ़ संबंधित है पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। आंसर क्या जाएगा? नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। और यहां जो है मेहरगढ़ से प्रारंभिक गैर मृद भांड व उत्तर मृद भांड युक्त चरण यह है। समझ गए? प्रारंभिक गैर मृद भांड और उत्तर मृद भांड युक्त चरण जो है वो कौन सा है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
फिर यहां से मेहरगढ़ से कपास व अंगूर की खेती के हिसाब से मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से कपास व अंगूर की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान में रखना। फिर कश्मीर घाटी की अपन बात करें, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कश्मीर घाटी में 2 स्थल प्रसिद्ध हैं इसके नवपाषाण काल के। कश्मीर घाटी में नवपाषाण कालीन 2 प्रसिद्ध स्थल हैं। नंबर 1 बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल, ये ध्यान में रखेंगे, बुर्जहोम व गुफ कराल। बुर्जहोम गुफ कराल, बुर्जहोम गुफ कराल जम्मू कश्मीर में है, नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्जहोम जो है वह वहां से 2 चरणों की संस्कृति प्राप्त हुई है और गुफ कराल में 3 चरणों की संस्कृति प्राप्त हुई है। गुफ कराल में 3 चरणों की और बुर्जहोम जो है वहां पर 2 चरणों की संस्कृति प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बुर्जहोम और गुफ कराल जो है वहां से क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बुर्जहोम के मृद भांड जो है वह पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हैं। बुर्जहोम के मृद भांड, ठीक है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो आप बताएंगे बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के मृद भांड प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, और बुर्जहोम कहां है? जम्मू कश्मीर में या कश्मीर घाटी में है, और जहां से 2 चरणों की संस्कृति के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। गुफ कराल से 3 चरणों की संस्कृति के प्राप्त होते हैं। खास इंपॉर्टेंट बात, गुफ कराल कश्मीर की इंपॉर्टेंट है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड भी इंपॉर्टेंट है जो कि बुर्जहोम से प्राप्त होता है। गुफ कराल में क्या है? मानव के श्वाधानों से, जहां मानव को दफनाया जाता था उनके साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था। इसके अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो खास इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। गुफ कराल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं, बता रही है डॉक्टर अमीय बिंदु गुप्ता की किताब, ठीक है। गुफ कराल में मानव स्वाधानों के बीच में कुत्ते के स्वाधान भी हमारे को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे बेलन घाटी। बेलन घाटी विंध्य पठार के नजदीक है, और खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कि यहां से जो मनुष्य जो है खाद्य संग्रह वाली स्थिति से, देखो मनुष्य खाद्य संग्रह वाली स्थिति से अन्न उत्पादन करने वाली स्थिति में संक्रमण मिलता है। यानी अपन यूं कहें कि मनुष्य पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्रह करता था, आखेट करता था। वह खाद्य संग्रह काल पूरा पाषाण काल को आपको कहा जाता है, पहले मैं बता चुका हूं। तो इस स्थिति से, मतलब शिकार व खाद्य संग्रह वाली स्थिति से मनुष्य ने कृषि अन्न उत्पादन कृषि करने वाली स्थिति में प्रवेश किया। इसके साक्ष्य कहां से अपने को प्राप्त होते हैं? तो बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी आपको पता है यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर सागवान के, बांस के, इनके क्या पाए जाते हैं? काफी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? बेलन घाटी के जो प्रमुख स्थल है ना, चौपानी मांडो व कोल्डी हवा। ये बेलन घाटी के प्रमुख स्थल हैं, चौपानी मांडो व कोल्डी हवा। अपन यूं कहीं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि चौपानी मांडो व कोल्डी हवा जो है वह नवपाषाण कालीन स्थल है बेलन घाटी की। इसके बेलन घाटी के नवपाषाण कालीन स्थल चौपानी मांडो व कोल्डी हवा। ध्यान में रखेंगे, चौपानी मांडो की खास बात है कि चौपानी मांडो के तीसरे चरण में नवपाषाण कालीन चिन्ह अपने को प्राप्त हुए हैं। एक और बात करेंगे चौपानी मांडो की कि चौपानी मांडो के तीसरे चरण में नवपाषाण कालीन चिन्ह मिले हैं। नवपाषाण कालीन है चौपानी मांडो, किससे स्पष्ट मिलता है, किससे मालूम पड़ता है? ये कि चौपानी मांडो जो है उसके तीसरे चरण में अपने को नवपाषाण कालीन कुछ चीजें मिली हैं। क्या? जैसे मधुमक्खी के छाते जैसी झोपड़ियां मिली है, मनुष्य रहने लगा है, बस्ती बनाकर रहने लगा है, इसमें नवपाषाण काल में। तो बात करेंगे किसकी? मधुमक्खी के छाते जैसी झोपड़ियां प्राप्त हुई है तो चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो, बेलन घाटी। साझा चूल्हे अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से। और अस्सु बाह्य निहाही
यह भी अपने को कहां से प्राप्त हुई है? चौपानी मांडो से। और सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन एक और चौपानी मांडो का क्या कि संसार में मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? संसार में मृद भांडों के, संसार की बात हो रही है, संसार में मृद भांडों के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो आपको आंसर वो ही क्या है? चौपानी मांडो। कौन सा आंसर हो जाएगा? चौपानी मांडो से ही अपने को मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखें। अब बात करेंगे अपन बिहार व मध्य गंगा घाटी के उन स्थलों की जो कि नवपाषाणकालीन हैं। बिहार व मध्य गंगा घाटी की खास बात क्या है? यहाँ से जो नवपाषाणकालीन स्थल अपने को प्राप्त हुए हैं वह 2000 से 1600 ईसा पूर्व के हैं और यहाँ से अपने को ग्रामीण बस्ती प्राप्त हुई है। बिहार व मध्य गंगा घाटी से क्या प्राप्त हुई है? ग्रामीण बस्ती। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम होती है, तो आप लोग तैयार रहें एक एक शब्दों को कैच करने के लिए, उनको याद करने के लिए। देखिए, बिहार में मध्य गंगा घाटी से क्या प्राप्त हुई है? ग्रामीण बस्ती के अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं और बस्ती शब्द जहां पर आ गया वह नवपाषाणकालीन हो गया। ठीक है। अब बिहार में मध्य गंगा घाटी के दो ऐसे स्थल हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, और कौन कौन से? एक तो शेनुआर और दूसरा चिरांद। ध्यान में रखेंगे, शेनुआर व चिरांद। कौन कौन से दो स्थल हैं? शेनुआर, याद रखना है इनको, शेनुआर, चिरांद। शेनुआर व चिरांद भारत के विभिन्न भागों की हम चर्चा कर रहे हैं, नवपाषाणकालीन स्थलों की चर्चा कर रहे हैं। शेनुआर व चिरांद जो है ये बिहार व मध्य गंगा घाटी के ऐसे दो स्थल हैं जो जहां पर हड्डी के औजार अपने को प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं कौन कौन से? शेनुआर व चिरांद। शेनुआर और चिरांद हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। बिहार व मध्य गंगा घाटी जो है में स्थित है शेनुआर व चिरांद, याद रहेगा, शेनुआर चिरांद। ठीक है, शेनुआर एंड चिरांद। ठीक है, हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत के नवपाषाण काल स्थलों के बारे में। पूर्वी भारत के जो नवपाषाण काल स्थल हैं, पूर्वी भारत में अपन चलेंगे तो यहाँ पर उत्तर कछार पहाड़ी, गारो व नागा पहाड़ी और असम पहाड़ियां जो है वहां से नवपाषाण कालीन स्थल अपने को प्राप्त हुए हैं। उत्तरी कछार पहाड़ी, गारो व नागा पहाड़ी और असम पहाड़ियां जो है वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? नवपाषाणकालीन साक्ष्य या औजार या संस्कृति अपने को प्राप्त हुई है। तो यहां से प्राप्त क्या हुआ है? खास बात है, प्रत्येक जगह से आप ध्यान में रखिए क्या प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? शेनुआर व चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? फिर अपन चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है? गुफकराल से क्या प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुआ है? ये सारी बातें अपने दिमाग में फीड होनी चाहिए, अपने को लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, यहां से स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। पूर्वी भारत में जो उत्तरी कछार पहाड़ी है, गारो व नागा पहाड़ी है, असम की जो पहाड़ियां हैं वहां से स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां अपने को प्राप्त हुई हैं। कौन सी कुल्हाड़ियां? स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? पूर्वी भारत से, या अपने ये कहें उत्तरी कछार पहाड़ी से, गारो व नागा पहाड़ी से, असम पहाड़ियों से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के कुछ शब्दों की श्रृंखला आप लोगों के सामने आ जाए और अगर आपने पढ़ लिया तो आपका भविष्य बना जाए। क्या शब्दों की श्रृंखला कौन सी है? रज्जु चिन्हित मृद भांड, प्रश्न बोल रहा हूं मैं, रज्जु चिन्हित मृद भांड जिन पर स्फटिक कण चिपकाए गए हैं। ठीक है, जिन पर स्फटिक कण चिपकाए गए हैं, ये भी अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? देवजाली हार्डी उत्तरी कछार से। ठीक है, स्फटिक युक्त कण चिपकाए हुए हैं, रज्जु चिन्हित मृद भांड जिन पर स्फटिक कण चिपकाए गए हैं। ठीक है, ये अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? पूर्वी भारत से अपने को प्राप्त हुए हैं। और देवजाली हार्डिंग जो है वह उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र का वह स्थल है, नवपाषाणकालीन है, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है, यहाँ पर खुदाई की गई है और रज्जु चिन्हित मृद भांड जिन पर स्फटिक कण चिपकाए गए हैं प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में 3 चरणों की
3 चरणों में अपने को संस्कृति प्राप्त होती है। नंबर फर्स्ट है संग कल्लू व नागार्जुन कोंडा। संग कल्लू प्रथम चरण में संग कल्लू व नागार्जुन कोंडा से पीले रक्ताभ मृद भांड प्राप्त होते हैं। दक्षिणी भारत के 9 पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, संगन कल्लू व नागार्जुन कोंडा। संगन कल्लू व नागार्जुन कोंडा दक्षिणी भारत के 9 पाषाण कालीन स्थल है, जहां पर प्रथम चरण में हमारे को क्या प्राप्त हुए हैं? पीले रक्ताभ मृद भांड प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरण में लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं और तीसरे चरण में धूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में तो पीले रक्ताभ मृद भांड, दूसरे चरण में लाल मृद भांड और तीसरे चरण में धूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। शॉर्ट्स में हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं ये 9 पाषाण कालीन स्थलों के बारे में, और अपन बात करते हैं 9 पाषाण कालों के बारे में कि दक्षिण भारत में 9 पाषाण काल में जो उगाई गई सबसे पहली फसल थी उसका नाम है रागी। क्या याद रखेंगे? रागी। आप जानते हैं रागी के बारे में। फिर दक्षिणी भारत में 9 पाषाणिक काल का तिथि क्रम क्या है? तो आप बताएंगे 2660 से 1000 ईसा पूर्व। जैसे बिहार में मध्य गंगा घाटी में 2000 से 1600 ईसा पूर्व था, और जो तो दक्षिणी भारत में 2660 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता देता हूं कि कोडे काल उतनूर और कुपगल स्थलों से राख के टीले मिले हैं। प्रश्न पूछ ले, राख के टीले दक्षिणी भारत में राख के टीले कहां से प्राप्त हुए हैं? या नाम दे दें, कोडे काल, उतनूर व कुपगल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? से प्राप्त हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो कि मवेशी चिन्हों को प्रकट करते हैं। और 9 पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रारंभ होती है। 9 पाषाण काल में धातुओं का प्रयोग दिखाई नहीं देता है। उन्होंने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन 9 पाषाण काल के बाद मनुष्य का दिमाग और विकसित होता है और वह धातुओं का प्रयोग करता है। सबसे पहले जो जिस धातु का प्रयोग किया वह कौन सी थी? तांबा थी। तो ताम्र संस्कृति, इसको कहेंगे, जो संस्कृति डेवलप हुई उसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति अपन कहते हैं। ताम्र पाषाण काल संस्कृति मतलब 9 पाषाण कालीन संस्कृति से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में मनुष्य के प्रवेश के साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मतलब 9 पाषाण कालीन जो मनुष्य है वह ताम्र पाषाण कालीन मनुष्य बनता है। 9 पाषाण कालीन मनुष्य ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में प्रवेश करता है। इसके साक्ष्य, इस काल को प्रकट करने वाले साक्ष्य जो हमारे को प्राप्त होते हैं वो चंदोली, जो कि भीमा नदी के किनारे है, वह नेवासा व दाइमाबाद। चंदोली भीमा नदी के किनारे, चंदोली जो स्थल है वहां से, और नेवासा व दाइमाबाद जो है वह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इन स्थानों से 9 पाषाण कालीन मनुष्य का ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में प्रवेश के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में से। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे चाणक्य IAS स्टडी सर्किल के नोट्स में से। तब तक के लिए दें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।